जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि कैथरीन ने इस जन्म के अपने प्रेमी को, जिसके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, अपने पूर्व जन्म में अपने पिता के रूप में और इससे भी पहले एक जन्म में अपने एक दूसरे कबीले के दुश्मन के रूप में, जो उसकी मृत्यु की भी वजह बना है, देखा था। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने पिछली कड़ी में देखा था कि कैथरीन इस समय अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में देख रही थी और वो उसी तरह से स्थितियों को बयां कर रही थी जैसा कि एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा बयां करता है। स्टुअर्ट, जो कि इस जन्म में उसका प्रेमी है और इस बर्थ में वो उसे अपने पिता के रूप में देख रही है, एक थोड़े स्ट्रिक्ट पिता के रूप में देख रही है, जो उसे शैतानियां करने से डांटते हैं, रोकते हैं, इस तरह के एक पिता के रूप में वो उन्हें देख रही है। और एक जगह पर कैथरीन कहती है, हम तो टीचर्स से सीखते हैं, हम तो स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, हमें इनसे नहीं सीखना। ये एक 6-7 साल का बच्चा अपने पिता के विषय में कह रहा है। आगे उसने कहा, हाँ, उन्हें बहुत सारे जरूरी काम करने पड़ते हैं, उन्हें फार्म भी संभालना होता है। क्या ये कोई बड़ा फार्म है? हाँ, बड़ा है। क्या कभी उन्होंने किसी शहर का या किसी कस्बे का नाम लिया? जब ये सवाल ब्रायन वीज ने पूछा तो कैथरीन थोड़ी देर के लिए रुक गई और ऐसे जैसे कि वो कुछ सुन रही है, कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। और फिर उसने कहा, मैंने नहीं सुना। और ये कहकर वो चुप हो गई। वो इससे आगे अपने इस जीवन काल में नहीं गई। इस पर ब्रायन वीज ने उससे कहा कि क्या तुम इस जीवन काल में और आगे जाना चाहती हो या बस यही समाप्त किया जाए, क्योंकि सेशन ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका था। इस पर कैथरीन का जवाब था, हाँ, बस इतना काफी है। एक्चुअली कैरोल, जो कि ब्रायन वीज की पत्नी थी और एक अच्छी मनोवैज्ञानिक भी थी, उनके सिवाय और कुछ एक उनके बहुत परम मित्र, उनके सिवाय उन्होंने इस सारे घटनाओं का, कैथरीन के इन जन्मों के विश्लेषण का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। और वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी जब वो इस अनुभव को, कैथरीन के इस सारे एक्सपीरियंस को जब वो किसी को बताएंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। ये डर उनको चुप करके रखता था। उन्हें लगता था कि उनकी प्रतिष्ठा और उनका जो भविष्य है और लोग जो उनके बारे में सोचते हैं, ये इन सब पर इस बात का असर सही नहीं पड़ेगा, ऐसा ब्रायन वीज को लगता था। और इसी वजह से वो इस सारे केस का जिक्र किसी से नहीं करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रायन वीज एक साइंटिफिक माइंड के व्यक्ति हैं, तो वो किससे पहले कि वो इस सारे केस का जिक्र किसी अन्य व्यक्ति से करे, अन्य लोगों से करे, वो कुछ वैज्ञानिक तथ्य जमा कर लेना चाहते थे, कुछ इस तरह के आंकड़े जमा कर लेना चाहते थे जिससे वो अपनी बात की सत्यता को प्रूव कर सके। लेकिन एक चीज और जो सेम टाइम हो रही थी, जैसे जैसे जो संदेश उन्हें मार्गदर्शकों द्वारा मिल रहे थे या जो विश्लेषण कैथरीन अपने जन्मों का उन्हें बता रही थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जैसे जैसे उनका भरोसा इस चीज पर बढ़ता जा रहा था, उनका जीवन बहुत सरल और बहुत संतुष्ट होता जा रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे जब वो ये एक्सपीरियंस किसी को बताएंगे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, लोग उन्हें पागल तो नहीं समझेंगे, इस तरह की एक सोच उनके मन में थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी सोच में चेंज आता चला गया। अब उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ अलग तरह से बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं, जो सत्य है वो सत्य है, उन्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि लोग उन्हें स्वीकार करें। क्योंकि उनका पारिवारिक जीवन एक शांति की ओर बढ़ता जा रहा था, जीवन की उलझनें खत्म होने लगी थी, जीवन एक आरामदायक स्थिति तक पहुंचता जा रहा था। और जैसे जैसे ये चेंजेस आते चले गए, वैसे वैसे जो शुरुआत में कैथरीन के इस
अनुभव को लोगों के साथ बांटने की जो उनकी झिझक थी, वो झिझक खत्म होने लगी। और बहुत आश्चर्यजनक रूप से जब उनकी ये झिझक खत्म हुई, जब उन्हें ये लगा कि कोई बात नहीं, इस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए, तो उनकी उम्मीद के विपरीत लोगों ने इस चीज में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखाई। और कमाल की बात तो ये निकल के आई कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हीं की तरह डॉक्टर्स थे, वैज्ञानिक थे, और उनको भी इस तरह के बहुत सारे अनुभव हुए थे, लेकिन वो भी अपने अनुभव किसी को नहीं बताते थे। तब जाकर ब्रायन विस को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो अनुभव है ये अनोखे नहीं है, ये अनोखे नहीं है, इनको ना बताना ही इनको अनोखा बना रहा है, क्योंकि लोग इन अनुभवों को शेयर ही नहीं करते हैं। और ये चीज तो मैं अपने पाथ ऑफ पीस चैनल पर भी नोट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के ढेर सारे अनुभव आते हैं, लेकिन जब भी मैं ये कहती हूँ कि आप इन अनुभवों को ऑडियो के माध्यम से सबके साथ शेयर कीजिए, तो अधिकतर 90% लोग इस चीज के लिए मना कर देते हैं। बहुत से लोग इस सारे घटना चक्र को जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, तब बहुत से लोग ऐसे निकल के आए जिन्होंने अपने पारलौकिक अनुभवों का जिक्र किया, कि जैसे किसी ने डेजा वू का जिक्र किया, किसी ने कहा कि उन्हें शरीर से बाहर रहने के अनुभव हुए हैं, किसी ने अपने सपनों के सत्य होने के विषय में बताया। ये सारे वो लोग थे जो बहुत ही एक उन्हीं की तरह एक वैज्ञानिक दिमागी सोच रखते थे, एक अलग तक पढ़ा लिखे तबके में उनकी गिनती होती थी, तो वो अपने इस तरह के अनुभवों को सबके साथ शेयर नहीं करते थे। तब ब्रायन विस को इस बात का एहसास हुआ कि जो लोग ज्यादा परिपक्व हैं, वो लोग अपने इन अनुभवों को बांटने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि समाज इस तरह के अनुभवों को बयां करने वाले लोगों को थोड़ा कम स्वीकार करता है। अब उन्होंने ब्रायन विस ने अपने ही कुछ साथियों के अलग अलग अनुभवों का जिक्र यहाँ पर किया है। उन्होंने बताया कि उनके ही अस्पताल के एक प्रमुख क्लिनिकल विभाग के एक आदरणीय प्रमुख थे, विशेषज्ञ थे, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि वो अपने स्वर्गीय पिता से बातें किया करते थे और कितनी ही बार जीवन में जो गंभीर खतरे आने वाले थे उससे उनके पिता ने उन्हें बचाया है। लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने तब किया जब ब्रायन विस ने कैथरीन का केस उन्हें बताया, इससे पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जब कोई फोन उन्हें आता है तो वो उस फोन को उठाने से पहले ही ये बात जानते हैं कि ये फोन किसका है। और एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें अपने सपनों को सच्चे होने के विषय में बताया कि किस प्रकार वो रात्रि में जो सपना देखते हैं वो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर सत्य हो जाता है। ब्रायन विस की ही एक महिला मित्र जो कि उन्हीं के हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि एक बार जब वो रोम घूमने गई थी तो बिना किसी गाइड की मदद के उन्होंने पूरा शहर ऐसे घूमा जैसे उन्हें इस शहर का एक एक नक्शा पता है, एक एक गली पता हो, पूरा नक्शा जैसे उनके दिमाग में बना हो, और जबकि वो पहली बार अपने जीवन में रोम गई थी। लेकिन वो कहती है कि वो इतना ज्यादा जानती थी सब कुछ कि वहां के रहने वाले लोग उन्हें उसी शहर का समझ लेते थे। उन्होंने कहा कि ना उन्हें इटली भाषा आती थी, ना वो पहले कभी इटली गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो इटली वासी थे वो उन्हें अपने ही देश का समझ लेते थे। अब ब्रायन विस की समझ में आ रहा था कि क्यों ये इतने ज्यादा एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग भी इस तरह की बातों को गोपनीय रखते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आज तक हमें जानकारियां मिली हैं, जब उसके विपरीत कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि उसको बताने में खतरा होता है, समाज स्वीकार नहीं करता। ब्रायन विस को बार बार उस मार्गदर्शक द्वारा, देवात्मा द्वारा कहे हुए शब्द याद आते थे, संयम और समयबद्धता। जब जिसे आना होगा वो आएगा ही, समय आने पर आपको सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास हमारे द्वारा पहले से दिए गए ज्ञान को सुरक्षित रखने का अवसर होना चाहिए। इतना ज्ञान जो ऑलरेडी ब्रायन विस को दिया जा चुका था मार्गदर्शकों द्वारा, उस पर यकीन करने का, उसे संभालने का अवसर देना भी तो जरूरी था। आप ज्ञान दे जाएं लेकिन सामने वाला उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो फिर यूज नहीं होता।
अब ब्रैनविस इंतजार में थे कि कब वो सही समय आएगा। जैसा कि उन्हें निर्देश दिए गए थे कि संयम का और समय का साथ दें, संयम के साथ समय का इंतजार करें। वो वक्त आएगा और वो व्यक्ति भी उनके जीवन में आएगा जो एक ज्ञान उन्हें मिला है, इस सब को वो स्पष्ट करेगा और अब उन्हें कैसे चलना है इस विषय में उन्हें बताएगा। आगे कैथरीन के एक सपने का जिक्र किया गया है, जो कि कैथरीन को कई बार आ रहा था कि उसके घर में आग लगी है और कुछ अंदर रह गया है। वो क्या रह गया है पता नहीं, लेकिन उस भीषण आग में भी उसके पिता उसे कहते हैं, ये एक सपना है कैथरीन का, कि वो जाए और अंदर से वो चीज लेकर आए। अब इस सपने का क्या मतलब है और इस सपने का कहां किससे कनेक्शन जुड़ता है, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में